अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। हमने जो सिलसिला शुरू किया है उर्दू ज़बान में, ख़ास तौर पे अपने साथियों को जो कि उर्दू या हिंदी ज़बान समझते हैं और वो उनकी मादरी ज़बान है या माँ की ज़बान है, ताकि वो इस ज़बान में इसको अच्छे से समझा और आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए ये जो हमने वीडियोस शुरू की हैं उस पर आप लोगों की सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो वीडियो मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ ये असल में मेरी पिछली वीडियो की तसलसल है, और वही जो मैंने पिछली वीडियो की थी स्फिनॉइड विंग मेनिंजियोमा उसकी तसलसल है। उसकी तसलसल इसलिए है कि वो एक ख़ातून थी जो 45 साल थी। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ ये एक 55 साल ख़ातून है और इनको भी है क्या कहते हैं स्फिनॉइड विंग मेनिंजियोमा था। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा ना आपके आगे पेश करता हूँ केस। रीज़न मुझे ऐसा लगा कि ये केस भी आपके आगे रखना चाहिए। इसमें भी काफ़ी मालूमात हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो था वो मीडियल साइड पे बहुत ज़्यादा ट्यूमर था उनका। 55 साल जो ख़ातून थी, सॉरी 45 साल जो ख़ातून थी, ये जो 55 साल ख़ातून है इनका ट्यूमर भी स्फिनॉइड विंग है लेकिन लेटरल साइड पे ज़्यादा है। तो इस पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इसकी अप्रोच, इसकी सर्जरी में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, उसके सर्जिकल मैटर्स में फ़र्क रहता है, और एज अ न्यूरो सर्जन मुझे लगता है कि इस पर बात करना एक अच्छा अमल हो सकता है। दूसरा ये कि ये पेशेंट प्रेजेंट हुई थी हेडेक के साथ और न कई सालों तक इनको हेडेक रहा, और ये पेशेंट जो है इनको पार्शल सीजर्स भी हुए, तकरीबन 9 महीने से थे इनको। और ये पेशेंट जो हैं ये इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है कि लेफ़्ट साइडेड थोड़ी सी वीकनेस थी, थोड़ी सेंसेशन भी वीकनेस थी, कम बहुत वीकनेस थी। वो अपने लेफ़्ट साइड पर थोड़ा कहती थी मैं वीक फील करती हूँ, लेफ़्ट साइड पे इतना मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ। सेंसेशन भी उनकी इंटैक्ट थी लेकिन सेंसरी डिक्रीज़ थी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट हैज़ लेफ़्ट साइडेड डिक्रीज सेंसेशन अलॉन्ग हर फेस, आर्म एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज एज वेल एज सब्जेक्टिव वीकनेस, यानी बस बताती थी, वैसे इतनी फील नहीं होती थी, अलॉन्ग हर लेफ़्ट साइड। शी क्लेम दैट दीज सिम्टम हैव बीन प्रेजेंट सिंस लास्ट 1.5 ईयर। मतलब ये कि सब्जेक्टिव कंप्लेंट थी, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्टिवली हमें नज़र नहीं आ रही थी। वो कह रही थी तो ज़्यादा पेशेंट की बात इम्पॉर्टेंट होती है, और फिर जब इस तरह का डायग्नोसिस निकल आए फिर तो वो सब्जेक्टिव बात भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पेशेंट जो है वो उसने बताया कि उनकी जो राइट साइडेड की जो विज़न है, राइट साइड की विज़न वो थोड़ी सी ब्लर्ड है और है ना डिक्रीज विजुअल इक्विटी है राइट साइड में, और पेशेंट को थोड़ा सा चलने में दिक्कत भी होती है, गेट डिस्टर्बेंस भी है। अच्छा, ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली, अब चूँकि मैंने आपको उनको डायग्नोस बताई दिया, उसकी रीज़न भी है कि पिछले ना वीडियो से ये एक डायरेक्ट कनेक्शन में ये हमारा, तो ना कहने की बात ये है कि ये जो है MRI हमने इसमें किया, और इस MRI की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपके आगे मैं रखना इस तरह से चाहूँगा कि जो है इट वॉज 4x4 by 3 centimeter right frontotemporal dural based tumor is seen, and the mass is abutting the sylvian fissure, and these also appear to be a attachment along the lateral aspect of the right sphenoid wing, and there is a some mass effect. There is no midline shift and there is no hydrocephalus। ये इसलिए मैंने बताया कि इस तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है MRI को। कोई भी इम्तिहान, कोई भी दुनिया का इम्तिहान हो, आपको MRI को थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ता है। इसलिए मैंने थोड़ा अंदाज से बता दिया कि जो मैंने लिख के रखा है कि इस अंदाज से करें जो कि मकबूल है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको अपनी ज़बान में बता देते हैं कि 4x4x3 सेंटीमीटर का फ्रंटो टेम्पोरल के एरिया में क्या कहते हैं ट्यूमर था,
जो कि हमने ऑपरेट कर दिया, इसलिए था कह रहा हूँ। और ये दबा रहा था मिडिल क्या कहते हैं सिल्वियन फिशर को, और उसके साथ साथ ये अटैच था, ड्यूरल अटैचमेंट थी और राइट स्फिनॉइड विंग से जुड़ा हुआ था थोड़ा लैटरली साइड पर। और दूसरा इसका कोई भी इसका जो इफ़ेक्ट था, मास इफ़ेक्ट, वो बहुत हल्का था, मिड लाइन शिफ्ट नहीं कर रहा था, हाइड्रोकेफलस नहीं कर रहा था। अच्छा, ऐसे टाइम पर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है वो क्या बनता है भाई कि ये जो है ट्यूमर हो सकता है भाई, बहुत मोस्ट लाइकली तो मेनिंजियोमा ही लगता है, लेकिन अगर मेनिंजियोमा नहीं हो तो क्या हो सकता है इधर इसकी जगह। तो ये क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो है कि हीमेंजियो पेरिसाइटोमा हो सकता है, प्राइमरी बोनी लीजन हो सकता है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया हो सकता है, मेटास्टैटिक लीजन हो सकता है, और जो चीज़ें बहुत कम हैं वो ब्रेन एब्सिस हो सकता है, सब ड्यूरल एम्पाइमा हो सकता है मेनिंजाइटिस की वजह से, वेस्कुलर लीजन में एवी मॉलफॉर्मेशन हो सकता है, इन्फ्लामेटरी लीजन में अगर आप समझें सार्काइडोसिस हो सकता है, और अगर ट्रॉमेटिक लीजन में सब ड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है, लेकिन है नहीं क्योंकि सिंपल नज़र आ रहा है कि ये ना अपना क्या कहते हैं इस लैटरली प्लेस्ड स्फिनॉइड विंग मेनिंजियोमा है ऑन द लेफ़्ट साइड। इसके अलावा इसमें आप जो हम दूसरी बात करते हैं वो ये कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप कैसे इसको इनिशियल डील करते हैं। देखिए, ऐसे जो पेशेंट है, आपने जब देखा कि ये पेशेंट जो है वीकनेस भी आ रही है, आपने अगर ट्रीटमेंट करा जाता है आप उसको एडमिशन करेंगे, एडमिट द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, आप उसका जो है प्री ऑपरेटिव लेबॉर्ट्री इवैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, तो कहने की बात यह है कि और आपने क्या करना है, आपने जो है उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन की, कौन कौन सी करेंगे, सीबीसी किया आपने उसका कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट किया, प्रोथ्रम्बिन टाइम किया, पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टाइप किया, क्रॉस मैचिंग की 2 to 4 यूनिट्स की, और आपने डेक्सामीथासोन 10 मिलीग्राम इमीडिएटली दे दिया और 6 मिलीग्राम 6 आवर्ली उसको शेड्यूल कर दिया, ताकि जो टेम्पोरोफ्रंटल एरिया में जो एडिमा वो कर रहा है वो क्या कहते हैं वेजोजेनिक वो ना कर सके। अच्छा, दूसरा ये कि ना सीजर जो होते हैं वो ना प्रोफाइलेक्टिकली इस पेशेंट में आप देखें उसको ट्रीट करने के लिए आपने डेफिनेटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, फेनिटोइन देनी है, आपने फिनोबार्बिटॉल देनी है, वेल्पोरेट देनी है, और इसके अलावा ना कैपरा जो दूसरे नाम है वो दे सकते हैं, लेवोट्रासिटाम दे सकते हैं आप उसे, वेल्पोरेट दे सकते हैं। बहरहाल ये कई नाम हैं मेरे जहन में आ रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको, जिसका आपका ट्रस्ट हो, जिसका आपका एक्सपीरियंस हो। और अच्छा, दूसरा ये कि ये प्री ऑपरेटिव जो है इसका एंजियोग्राम करना ज़रूरी है। वो पिछली बार भी हमने बताया था, वो इसलिए कि अगर कोई मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की कोई वेसल्स हैं या कोई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ऐसी वेसल्स हैं जो एम्बोलाइज हो सकें, वैसे मुश्किल होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, लेकिन मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की जो ना वेसल्स होती हैं उसको आप एम्बोलाइज कर सकते हैं, और वो एम्बोलाइज करके ताकि उसका ट्यूमर कंट्रोल थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, दूसरा, ऑब्टेन मेडिकल क्लियरेंस बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रोक। अच्छा, दूसरा ये कि आगे क्या ट्रीटमेंट मैनेज करना है कि मे ऑल्सो गेट अदर इमेजिंग स्टडीज सच एज द क्या कहते हैं सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट, ताकि आप हाइपोर ऑस्टोसिस देख सकें। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग विद कंट्रास्ट आपने कर लिया, आपको पता चल गया कि उसकी ड्यूरल टेल अटैचमेंट है, और एंजियोग्राम का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। दूसरा, इसको आप सर्जिकली कैसे अप्रोच करना चाहते हैं। देखिए, प्री ऑपरेटिवली इसके जो स्टॉप होते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के, उसमें प्रायोरिटी तो यही की जाती है कि आपने प्रिजर्व करना है और इम्प्रूव करने फंक्शन, और ये जो स्टीरॉइड जो होती है ये प्री ऑपरेटिवली जो आप देते हैं 48 घंटे पहले, ताकि उसकी एडिमा कम से कम हो सके, सर्जरी की वक्त आसानी हो सकेगी। कंट्रोल कर रहे हैं उसका ब्लड प्रेशर एनेस्थीसिया की मदद से भी, और अपने तौर पे भी अगर आप कर सकते हैं तो है ना ये ज़रूर करें। अच्छा, तीसरा चीज़ जो है वो ये कि है ना जो एनेस्थेटिक्स के टाइम पे आप मैनिटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूरोसामाइड जैसे यूज़ कर सकते हैं। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल इधर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिर बात है लंबी सर्जरी हो जाती है। और हेड को जो आपने ना क्लैम करते हैं सर्जरी के लिए कि मे फील्ड पॉइंट फिक्सेशन की ज़रूरत होती है, एलिवेट करें ज़रा हेड को थोड़ा सा,
ताकि वो हार्ट लेवल से ऊपर हो। मैं तो टेबल को थोड़ा टिल्ट ऊपर की तरफ रखता हूँ, हेड थोड़े से ऊपर की तरफ, ताकि वो फ्लूइड जो ब्लड जो है वो इजीली पूल हो सके नीचे की तरफ और प्रेशर कॉज ना करे किसी भी तरीके से। अच्छा, दूसरा ये कि है ना अपना क्या कहते हैं इंट्रा ऑपरेटिव कंसिड्रेशन में आप क्या कहेंगे कि मिनिमाइज ब्रेन रिफ्रैक्शन और है ना प्लेन स्किन इंसिशन टू अलाउ फुल एक्सपोजर ऑफ द ट्यूमर, प्रिजर्व एंड पेरिक्रेनियल टिश्यू अटैचमेंट टू स्कैल्प फॉर द ड्यूरल रिपेयर, राइट टीरियोनल और क्रेनियो ऑर्बिटो ज़ाइगोमेटिक क्रेनियोटमी तकरीबन हमने वैसी ही की थी इसमें भी, लेकिन जो पिछले वाले में की थी मैंने आपको बताया कि हमने इधर जो है वो टीरियोनल, क्रेनियो ऑर्बिटो ज़ाइगोमेटिक अप्रोच से ही की थी लेफ़्ट साइड पे, और न जो इसमें जो लेटरल स्फीनॉइड विंग है हमारी उस पर ही अटैच। लेकिन इसकी बड़ी उतनी ही बड़ी करने की क्या वजह, पिछली बार तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस कर रहा था, पिछली मैंने वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को नहीं कर रहा, ऑप्टिक अपरेटस को नहीं कर रहा, क्या कहते हैं कैवर्नस साइनस से दूर है। लेकिन हम नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये करीब है उसके किसके सिल्वियन फिशर की बहुत ज़्यादा मिडिल उधर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी वहाँ से डाइफरकेट आके की तरफ होती है, तो प्रेशर को कम करना और ना उस सर्जरी को, क्योंकि ये जो ट्यूमर होता है ये वेस्कुलर होता है काफ़ी ज़्यादा, इसमें आपका एरिया चाहिए होता है आप जज कर सकें, ड्यूरल टेल से उठाएं ट्यूमर को ताकि आपको आसानी से वो पीलिंग ऑफ फ्रॉम द ना ब्रेन टिश्यू हो जाए। और जो न्यूरो सर्जन है वो इसको समझ रहे होंगे कि ये कितनी काम की चीज़ है। अच्छा, इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड हम हमेशा यूज़ करते हैं, वो हमें कुछ और नहीं लेकिन हमें कुछ ना कुछ मदद उससे मिल रही होती है। सबसे बड़ी मदद तो हमें पता चल रहा होता है कि मेजर वेसल्स कहाँ से गुजर रही है, ये तो मैंने कहा, लेकिन और भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर वेसल्स कौन से हैं, तो उसको भी इस तरह से आप सिक्योर कर लेते हैं उस अल्ट्रासाउंड की मदद से। हालांकि आप देख वेसल को रहे होते हैं लेकिन एडजेसेंट स्ट्रक्चर को आप बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो याद रखिए, ये टीरियोनल कह लें, ये एक्सटेंडेड टीरियोनल कह लें, या आप ये कह लें कि क्रेनियो ऑर्बिटो ज़ाइगोमेटिक क्रेनियोटमी की थी यहाँ पर। अच्छा जी, इसका भी तरीका यही था कि हमने जो है मिड लाइन से ना चलते हुए हेयर लाइन के 1 to 2 सेंटीमीटर पीछे से होते हुए यहाँ तक ट्रैगस तक आ गए थे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था यहाँ तक, ताकि ये ऑर्बिटल एरिया को थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा सा ज़ाइगोमेटिक एरिया को ले लिया था। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि है ना एक्सटेंसिव इंटरनल डीकम्प्रेशन कैप्सूल की करना इसमें ज़रा आसान होती है। कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जरी एस्पिरेटर जिसे हम क्यूज़ा कहते हैं, उसका भी हमने इस्तेमाल किया। ये पूरे नाम मैं इसलिए लेता हूँ ताकि ऐसे लोग जिनको कम वाकफियत है, ज़रूरी नहीं है हर कोई को बहुत वाकफियत हो, बहरहाल ये कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर क्यूज़ा को हमने यूज़ किया और ये न सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर अप्लाई किया जो बडी हेलो कहलाता है। इसमें इंटीग्रा का आता है ये और वो हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा ग्रीनबर्ग हेलो भी आता है जो कॉर्डमैन वालों का है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा बडी हेलो था, हमने बडी हेलो यूज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि डीबल्क किया ट्यूमर को इंटरनल प्रायर टू द रिसेक्शन ऑफ द अदर कैप्सूल, और इसके बाद हमने एन ब्लॉक इसको रिमूव किया। पिछला ट्यूमर हमने पीस मील किया था क्योंकि वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, ये फ़र्क था जिसकी वजह से मैंने वीडियो अलग बनाई है। एन ब्लॉक भी कर सकते हैं लेकिन एन ब्लॉक के लिए फिर ये नहीं कि सब कुछ छोटा छोटा ही करना है, क्या फ़ायदा अगर पेशेंट को नुकसान हो जाए छोटा करने के, इंसिजन छोटा करने के चक्कर में। इंसिजन बड़ा करके पेशेंट बचा लो, पेशेंट को प्रिजर्व कर दो, बालों में छुप जानी है ये चीज़ इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि ना हमने इधर ना एन ब्लॉक रिमूव किया था, ड्यूरल टेल भी रिमूव कर दी थी, थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूरा भी रिमूव की थी, साथ में फिर हमने ड्यूरल पैच लगाया था, आर्टिफिशियल ड्यूरा लगाई थी और ना ड्यूरोप्लास्टी की थी। हमने कोई भी वेसल इंजर्ड नहीं की, यहाँ पे प्रिजर्व किया हमने सिल्वियन फिशर को, और साथ ही साथ जो हाइपरस्टोटिक बोन थी उसको हमने अच्छे से ड्रिल कर दिया था और उसको हमने कवर किया था क्या कहते हैं जो हमारा क्रेनियोटमी प्लेट
किट्स होती हैं उसकी मदद से, और इस पोस्ट ऑपरेटिव में हमने थोड़े से स्टीरॉइड कंटिन्यू रखे थे, मॉनिटरिंग कंटिन्यू रखी थी, और हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी कंटिन्यू रखी, और 2 दिन के लिए हमने मैनिटॉल भी कंटिन्यू रखा, क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये बेहतर है पेशेंट के लिए स्वेलिंग को अवॉइड करने के लिए। और वैसे भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने देखा है कि ये सिविलियन फिशर की जब भी कोई सर्जरी करो तो वो थोड़ा सा स्वेलिंग शो करता ही है, हालांकि कितनी भी आप जेंटली चल रहे हों। थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए मुझे अच्छा लगा तो इन्होंने पोर्शन ऐड कर दिया था लेक्चर में, तो मैंने कहा ये आपके आगे प्रेजेंट कर दूँ। इसमें सवाल मैं यूँ बना रहा हूँ कि यू डिसाइड टू रिसेक्ट द लीजन विद द टीरियोनल अप्रोच आफ्टर द लीजन इज़ कम्प्लीट रिमूव, यू हैव अ लार्ज ड्यूरल डिफेक्ट। जैसे इसमें हमने लार्ज ड्यूरल डिफेक्ट दिया था, तो ये बात भी वजह थी, ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से मैंने वीडियो रखी कि है ना, जबकि मैं स्फेनॉइड विंग मेनिंजियोमा को है ना डिस्कस कर चुका था। तो यहाँ पर ये होता है कि आप क्या होता है उसको डिफेक्ट को डील करने के लिए बोवाइन एंड पेरिकार्डियम भी यूज़ कर सकते हैं, फेशिया लाटा यूज़ कर सकते हैं, पेरिक्रेनियम भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंथेटिक ड्यूरल सब्स्टिट्यूट होते हैं वो यूज़ करें। हमने यहाँ पे सिंथेटिक ड्यूरल सब्स्टिट्यूट यूज़ किया था। हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ बोवाइन पेरिकार्डियम का थोड़ा सा इशू है तो वो हम नहीं कर सके। फेशिया लाटा पेशेंट ने कंसेंट नहीं दी थी, और पेरिक्रेनियम हम कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि वो थोड़ी सी उसकी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि उसको कवर कर सके, और वो हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था, सूटेबल नहीं लग रहा था। हमने क्लोजर किया डिफेक्ट को, वाटर टाइट क्लोजर किया ना, सूचर लाइन में एक जैसे हमने ना सूचर लिए, एक ही फासले के सूचर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से हील कर दिया। दूसरी बात ये कि ये जो ग्रेडिंग थी, अगर आप यूँ समझें कि वो क्या थी, तो इधर ये आप ये समझें कि ये हमने सैमसन ग्रेड 2 रिसेक्शन की है। थोड़ा सा मैं ग्रेड्स के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर जो सैमसन ग्रेडिंग कहलाती है वो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र नहीं किया था, इसलिए इस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ। सैमसन ग्रेडिंग का जो ग्रेड 1 होता है, सैमसन ग्रेडिंग हम मेनिंजियोमा के लिए करते हैं, मेनिंजियोमा रिसेक्शन के लिए करते हैं, सैमसन ग्रेडिंग हम करते हैं मेनिंजियोमा रिसेक्शन के लिए। तो ये ग्रेड 1 जो हमने रिसेक्शन की थी, ये जो कहलाती है, इसकी तकरीबन ग्रेड 1 ही हुई है, या आप समझ लें ग्रेड 2 के करीब, ग्रेड 2 हुई है, ग्रेड 1 नहीं, ग्रेड 2 हुई है, क्योंकि ग्रेड 1 में आप रिसेक्शन कंप्लीट विद द ड्यूरल अटैचमेंट, तो थोड़ा सा ड्यूरल अटैचमेंट तो हमने रहने दिया था, इसलिए हम ग्रेड 2 चले जाएंगे। कोगुलेशन ऑफ ड्यूरल अटैचमेंट, हमने कोगुलेशन ऑफ द ड्यूरल अटैचमेंट की थी, रिसेक्शन ऑफ द ड्यूरल अटैचमेंट नहीं की थी, तो हमारा जो था वो ग्रेड 2 बन गया। सही कह रहे हैं आप, मतलब कि सही, यही बात सही है। अच्छा, रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर ओनली विद द ड्यूरल अटैचमेंट लेफ्ट साइड, ये ग्रेड 3 कहलाता है, यानी कि आप सिर्फ ट्यूमर जो है वो ड्यूरल अटैचमेंट के को छोड़ दें और वो करें। अच्छा, सब टोटल रिसेक्शन करें यानी थोड़ी रिसेक्शन करें, वो ग्रेड 4 हो गया। डीकम्प्रेस करें ग्रेड 5। जितना बड़ा ग्रेड होगा यानी आपने उतनी डीकम्प्रेशन कम की है। जितना अच्छा ग्रेड होगा यानी सर जितना 1 ग्रेड या 2 ग्रेड होगा यानी आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो ग्रेडिंग की है। अच्छा, और क्या क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं यहाँ पर, वो यानी 20% जो होता है वो रिकरेंस ऑफ द 5 ईयर विद सैमसन ग्रेडिंग 2। तकरीबन सैमसन ग्रेडिंग 2 के साथ सिर्फ 20% रिकरेंस है 5 ईयर में, और वो भी रेडियोथेरेपी के ज़रिए आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हमने ना प्री ऑपरेटिव जैसे एंटी एपिलेप्टिक पे रखा हुआ था, हमने पोस्ट ऑपरेटिव भी उसे कंटिन्यू करा, तकरीबन 1 साल तक उसे कंटिन्यू करा, और पेशेंट इस वक्त ट्यूमर फ्री है और ना कोई उसको ट्यूमर नहीं है। एंटी एपिलेप्टिक स्लो करने के लिए हम प्रोसेस शुरू कर दिया है कि आस्ते आस्ते कम कर देंगे। और दूसरी बात, हमने न्यूरोलॉजी के सर्विस में भी पेशेंट से रिक्वेस्ट की है कि चली जाए, ताकि वो जो है वो सीजर्स कंट्रोल के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए वो हमें मदद कर सकें। इस तरह के 88% जो पेशेंट होते हैं वो है ना सीजर कंट्रोल उनमें अचीव हो जाता है ना, अगर ट्यूमर अच्छे से निकाला हो। बहरहाल ये जो थोड़ी सी हमने पीछे बातें रह गई थी उसको मैंने इसमें कोशिश कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपको मिलते हैं फिर अगली दूसरी वीडियो के साथ।